हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां सेना का लिबास और उर्दू में लिखे दस्तावेज सैन्य इलाके से पकड़ाया संदिग्ध, कई आधार कार्ड भी हुए बरामद। जी हां दोस्तों, भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा है दोस्तों, आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। बताएंगे आखिर ये करने क्या वाला था भारतीय सेना के वर्दी में, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा जब तक यहाँ बातें होंगी तब तक गाजा में 150 लोग गवा चुके होंगे अपनी जान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर, जागरण के दौरान युवती ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद के नारे, जिसके बाद मच गया हंगामा। फिर क्या हुआ दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे जहां आखिर भूटान के साथ ऐसा मिलकर क्या करने वाला है चीन, जिसने बढ़ा दी भारत की सबसे बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह जी ने किसानों को सुना दी ऐसी खुशखबरी की झूम उठे किसान, दिवाली से पहले हो जाएगी उनके बल्ले बल्ले। दोस्तों बताएंगे क्या है, एक से एक बड़ी खबरें, सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकने नहीं वाला, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सेना का लिबास और उर्दू में लिखे दस्तावेज सैन्य इलाके से पकड़ाया संदिग्ध, कई आधार कार्ड भी हुए बरामद। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा है जो सैन्य क्षेत्र में सेना की वर्दी पहनकर घूम रहा था। इंटेलिजेंस को शक होने पर घूम रहे उस युवक से पूछताछ करने पर वो किसी प्रकार जवाब नहीं दे पाया। युवक के पास कई तरह के आईडी और फोटो के साथ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। वर्दी पर ओसी साहब लिखा हुआ है और युवक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। सैन्य मिलिट्री के अफसरों ने युवक को स्थानीय पुलिस कैंट थाने के हवाले किया है, जहां युवक से पूछताछ की जा रही है। जबलपुर जिले में सैन्य मिलिट्री से जुड़े कई संस्थान हैं और यहां पर गोला बारूद बनाने की कई फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, जहां यहां ऑर्डिनेंस डिपो के साथ मध्य भारत कमान का ऑफिस भी है। इस सैन्य क्षेत्र में मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी संदिग्धों पर नजर रखती है। इस समय एक संदिग्ध युवक को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ा है और उससे पूछताछ में उसके पास कई तरह के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और उर्दू में लिखे दस्तावेज मिले हैं। जी हाँ, इसके अलावा अलग अलग एटीएम और बैंक के दस्तावेज मिले हैं। उसके पास से दूसरे लोगों के भी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया है कि सैन्य क्षेत्र में एक युवक को सेना की वर्दी पहनकर घूमते पाया गया है, जिसके साथ पूछताछ जारी है। बहरहाल दोस्तों, ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, उस संदिग्ध ने भारतीय जवानों का वस्त्र क्यों पहना और वो क्या करने वाला था, उसका इरादा क्या था। इसका जैसे ही खुलासा होगा दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के विदेश मंत्री ने दिया बयान, कहा जब तक यहाँ बातें होंगी तब तक गाजा में 150 लोग गवा चुके होंगे अपनी जान। बता दें, न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक इजराइल गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फलस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा कि जब तक प्रतिनिधि आज अपना भाषण देंगे तब तक 60 बच्चों सहित 150 फलस्तीनी मारे जा चुके होंगे। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह में 5700 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 2300 से ज्यादा बच्चे और 1300 महिलाएं शामिल है। अल मलिकी ने कहा कि ज्यादा अन्याय और ज्यादा हत्याओं से इजराइल सुरक्षित नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी हथियार, कोई भी गठबंधन इसकी सुरक्षा में योगदान नहीं देगा, केवल फलस्तीन और उसके लोगों के साथ शांति ही इसका उपाय है। उन्होंने कहा कि हमारी आजादी ही साझा शांति और सुरक्षा की शर्त है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, करीब 2/3 अस्पताल हुए बंद। इजराइल हमार जंग में गाजा हुआ तबाह, नहीं मिल पा रहा इलाज। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा है कि गाजा में इजरायली हवाई हमलों में बढ़ोतरी के बीच क्षेत्र के लगभग 2/3 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। WHO ने कहा कि इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद से कुल 72 स्वास्थ्य सुविधाओं में से 46 ने काम करना बंद कर दिया है। इसके साथ 35 अस्पतालों में से 12 बंद हो चुके हैं। हालांकि जो अस्पताल काम कर पा रहे हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। बिजली ठप होने के कारण नवजात शिशुओं समेत आईसीयू में भर्ती मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा। साथ ही आपको बता दें, जहां बंधकों को छुड़ाने में इजराइल के छूट रहे हैं पसीने, गाजा के लोगों को धमकी के साथ ऑफर भी दिया गया है। जी हां, हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को अभी तक गाजा में जमीनी हमला करने की इजाजत नहीं मिली है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के निवासियों से उन स्थानों के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है जहां हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल बलों, रक्षा बलों ने बंधकों से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए
पैसे तक की पेशकश की है। आईडीएफ ने उन लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता का भी वादा किया जो बंधकों के ठिकाने की जानकारी देंगे। ऐसा अनुमान है कि करीब 220 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। इजरायली सेना ने धमकी के साथ पैसे और सुरक्षा का ऑफर दिया है। इसने लिखा, यदि आपकी इच्छा शांति से रहने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की है तो तुरंत मानवीय कार्य करें और अपने क्षेत्र में बंधक बनाए लोगों के बारे में सत्यापित और मूल्यवान जानकारी साझा करें। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर जागरण के दौरान युवती ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद के नारे, जिसके बाद अब जागरण में मच गया हंगामा। बता दें उत्तर प्रदेश के बस्ती में देवी के जागरण के दौरान माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। विशेष समुदाय की एक युवती मंच पर चढ़ी, मां दुर्गा की प्रतिमा पर काला कपड़ा फेंका और गायक से माइक छीनकर इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से युवती को मंच से नीचे उतारा। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल घटना जनपद के परशुराम थाना क्षेत्र के चौरी बाजार में सोमवार की देर रात को सिंह वाहिनी दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित देवी जागरण के दौरान हुई थी, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मंगलवार की सुबह चौरी बाजार में मस्कनवा सिकंदरपुर मार्ग पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। सुबह होते ही यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने चक्का जाम कर मुस्लिम युवती की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों का तितर बितर किया और जाम हटाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के दौरान समुदाय विशेष के करीब आधा दर्जन लोग पंडाल के आसपास खड़े रहे, लेकिन युवती को किसी ने नहीं रोका। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें इस मामले पर डिप्टी एसपी शेषमणि उपाध्याय ने बताया है कि एक मुस्लिम युवती ने मंच पर चढ़कर देश विरोधी नारे लगाए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। इस घटना में जो भी लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस युवती के खिलाफ, और इसके साथ जो भी सम्मिलित होंगे दोस्तों उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? एक सच्चे भारतीय होने के नाते दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, क्या है इनकी राय। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कूटनीतिक रिश्तों को कानूनी बनाने की कवायद। चीन ने भूटान से सीमा विवाद सुलझाने की है अपील। जी हाँ दोस्तों, भूटान के साथ मिलकर ऐसा करने जा रहा है चीन, जिससे बढ़ सकती है भारत की चिंता। बता दें चीन और भूटान करीब आ रहे हैं राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी इस समय बीजिंग में है। वहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने और जल्द से जल्द सीमा विवाद का हल निकालने पर सहमति बनी। मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राजनयिक संबंध की बहाली और सीमा विवाद का हल निकलने से दोनों देशों के हित पूरे होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस मीटिंग में दोरजी ने भूटान का मजबूती से समर्थन करने के लिए चीन का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूटान वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसका मतलब है कि ताइवान और तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी दोनों के बीच बातचीत जारी है। चीन अब तक अपने 12 पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा चुका है। सिर्फ भूटान और भारत ही ऐसे हैं जिनसे अब तक सीमा विवाद नहीं सुलझा है। चीन की नजर डोकलाम पर है। वो चाहता है कि किसी भी तरह डोकलाम पर उसका कब्जा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे चीनी सेना की पहुंच भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक हो जाएगी। चिंता की एक बात यह भी है कि हालिया सालों में भूटान की चीन से काफी नजदीकियां बढ़ी है। माना यह जा रहा है कि चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भूटान पर सीमा विवाद सुलझाने का दबाव बना रहा है। मार्च में इंटरव्यू में भूटानी पीएम ने डोकलाम पर भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच ट्राई जंक्शन है। यह मुद्दा केवल भूटान का नहीं है, इससे 3 देश जुड़े हुए हैं। कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों बराबर हैं। भूटान भी अब चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता है। भूटानी पीएम ने मार्च में कहा था कि हो सकता है कि 1 या 2 बैठक में सीमाओं का रेखांकन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि भूटान को कैसे भी अपने जाल में फांस ले। लेकिन दोस्तों, अगर भूटान कहीं ना कहीं चीन के साथ इन मामलों में समर्थन प्रदान करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा और तगड़ा झटका होगा। दोस्तों, डोकलाम भारत के हाथ से निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत को कितना बड़ा और तगड़ा लॉस होने वाला होगा। इस पर आपकी जो भी राय है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ऋषि सुनक ने दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी। कहा जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं, पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी। जी हां, इजराइल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा है कि जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं है और पुलिस ऐसे लोगों पर जरूरी कार्रवाई करेगी। इस हफ्ते हमने हमारी सड़कों पर नफरत देखी। जिहाद की अपील करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। ऐसे मामलों पर हमारी पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी। जिहाद की अपील यहूदी समुदाय के लिए खतरा है, वैसा ही खतरा ब्रिटेन के
लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। हम हमारे देश में एंटीसेमिटिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट करके कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चरमपंथ से निपटा जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, नफरत भरे चरमपंथ की बात दोहराने वाले कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। दोस्तों गौरतलब है कि सेंट्रल लंदन में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था, जबकि पीएम सुनक इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने तेल अवीव का दौरा भी किया था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कतर अमीर का बड़ा बयान, जानलेवा हमले के लिए इजराइल को नहीं दे सकते हरी झंडी। बता दे कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। युद्ध विराम की मध्यस्थता में कतर की भागीदारी के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में अमीर ने कहा कि इजराइल को बिना शर्त हत्या के लिए हरी झंडी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कमेटी से तुरंत इस दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। कतर अमीर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इजरायली सेना युद्ध को और बढ़ाती है तो इससे क्षेत्र और दुनिया में असुरक्षा बढ़ने का खतरा है। कतर के अमीर शेख तमीम ने यह बातें कतर में आयोजित सलाहकार शूरा परिषद में कही। उन्होंने दोहरी नीतियों को अस्वीकार किया और फलस्तीनी बच्चों की दुर्दशा पर दुनिया को ध्यान देने की अपील की। शेख तमीम ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। कतर शेख का बयान तब आया है जब इजरायली सेना ने एक प्रेस में फ्रेश चेतावनी में उत्तरी गाजा को खाली करने की अपील की थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां चीन ने रक्षा मंत्री ली शांगफू को कर दिया बर्खास्त, 2 महीनों से हैं लापता। जी हां, चीन ने रक्षा मंत्री ली शांगफू को कर दिया बर्खास्त, वित्त मंत्री को भी हटाया। किन गैंग पर भी की गई बड़ी कार्रवाई, बता दें पिछले 2 महीनों से लापता चल रहे चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। मार्च में रक्षा मंत्री बने ली को 29 अगस्त को भाषण देने के बाद उसे नहीं देखा गया था। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को भी राज्य पार्षद के पद से हटाने के लिए मतदान किया। इसके साथ 2 और मंत्रियों पर भी एक्शन लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 29 अगस्त 2023 को देखा गया था। उन्हें आखिरी बार तीसरे चीन अफ्रीका पीस एंड सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए देखा गया था। चीन अफ्रीका फोरम से पहले रक्षा मंत्री को रशिया में एक सिक्योरिटी सम्मेलन में देखा गया था। चीन में वित्त मंत्री लियू कुन को भी पद से हटा दिया गया, उनकी जगह लैन फोआन को नियुक्त किया गया। लियू तीसरे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के बदला गया है। पदोन्नति से पहले लैन सितंबर के अंत में वित्त मंत्रालय के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख बने थे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर चीन में क्यों गायब हो जाती हैं चर्चित हस्तियां। दोस्तों पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों की माने तो हस्तियों के साथ किया गया बर्ताव चीनी सरकार की उसकी सत्ता के लिए किसी भी चुनौती को दूर करने का प्रयास दिखाता है। कारोबारियों के मामले में कहा जाता है कि देश के निजी कारोबारियों के हाथों में अधिक संपत्ति को चीनी सत्ताधारी पार्टी अपने लिए एक संभावित खतरा मानती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में और विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। माना जाता है कि सत्ता का साफ संदेश है कि कोई भी पार्टी से ऊपर या उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल हमास युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरनाक मोड़ पर, आर्थिक अनिश्चितता की और ग्लोबल वर्ल्ड। बता दें इजराइल हमास युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। विश्व की इकोनॉमी इस युद्ध से खराब स्थिति में तो पहुंचेगी ही, विकास को भी झटका लगने जा रहा है, डेवलपमेंट को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, ये युद्ध दुनिया को गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। विश्व बैंक अध्यक्ष मंगलवार को सऊदी अरब में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा के बीच जो हो रहा है उससे जियोपॉलिटिक्स पर भी असर पड़ा है, इससे आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया तनाव में है, ग्लोबल वर्ल्ड आर्थिक जोखिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो खतरनाक स्थितियां बन सकती है। बंगा ने कहा कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता की ओर पहुंच चुकी है। दुनिया के शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इजराइल हमास युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देशों के शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है और ये आर्थिक खतरे को इंगित कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां जापान को पछाड़ भारत 2030 तक बनेगा एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा। जी हां, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI के अपने एक नए रिपोर्ट में कहा है कि भारत साल 2030 तक एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने कहा कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ भारत जापान को भी पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। वहीं भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। साल 2021 और 2022 इन दोनों सालों में हुई तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष के दौरान भी निरंतर मजबूत ग्रोथ दिखाना जारी रखा है। मार्च 2024
2023 में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.3% बढ़ने की उम्मीद है, जो इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अप्रैल जून तिमाही में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही थी। जब दोस्तों आप लोग भी अगर एक भारतीय होने के नाते वाकई में खुश है तो कमेंट में मोदी है तो हर मुमकिन है इस बात को लेकर जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन को आया था कार्डियक अरेस्ट, फर्श पर गिरे पड़े थे पुतिन, जिसके बाद क्रेमलिन ने बताया इन दावों को बकवास, बेसलेस। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पुतिन को दिल का दौरा पड़ा था, वे अपने बेडरूम के फर्श पर गिरे मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत डॉक्टरों को जानकारी दी थी। क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र ने अपने टेलीग्राम चैनल पुतिन के स्वास्थ्य पर यह चौंकाने वाली बात कही है। वहीं रशिया ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पुतिन फिट और ठीक है। टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि पुतिन फर्श पर पड़े हुए थे और अपनी आंखें घुमा रहे थे। इससे पहले भी इसी चैनल ने रूसी नेता के स्वास्थ्य पर इसी तरह के अपडेट किए थे। बहरहाल दोस्तों, रशिया के ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने व्लादिमीर पुतिन के इस कार्डियक अरेस्ट वाली बात को पूरे तरीके से बकवास बताया है, बेसलेस बताया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग भी इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी, तोशाखाना मामले में मिली जमानत, पंजाब की अंतरिम कैबिनेट से भी राहत। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। 3 बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के प्रमुख 73 साल के नवाज शरीफ 4 साल के सह निर्वासन के बाद शनिवार को लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं। अब शरीफ के खिलाफ अदालती मामलों में फिर से सुनवाई शुरू होगी और ये उनकी अनुपस्थिति की वजह से रुकी हुई थी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था। अब यह दिखाने के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण थी कि शरीफ ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने उनकी मौजूदगी के बाद शरीफ को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी हां, चीन सीमा के नजदीक तवांग में राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी 24 अक्टूबर यानी कल को अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में शस्त्र पूजन किया और चीन के साथ सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेना के जवानों के साथ दशहरा पर्व मनाया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा भी की और अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय साहस के साथ सीमा की रक्षा करने के लिए सैनिकों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला और कई अन्य अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया। इसके बाद सैनिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के जरिए देश के सैन्य कौशल को मजबूत करने के लिए सभी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा, देश की तरक्की में देना चाहते हैं योगदान। बता दें जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि 2023 में सिर्फ 10 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता चुना, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 110 थी। उन्होंने आतंकवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में स्थित माता भद्रकाली मंदिर का दौरा करने के बाद दिलबाग सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया है और इसकी बची खुशी जोड़ों को भी जल्द ही उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि इस साल केवल 10 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता चुना, जबकि पिछले साल 110 युवा आतंकवादी बन गए थे। कितना अच्छा होता है अगर कोई भी युवा आतंकवाद का रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि आतंकवाद का रास्ता चुनने वाले 10 में से 6 मारे गए हैं और बाकी बचे इन 4 को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ वापस आना चाहिए। बहरहाल दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो देश की तरक्की में देना चाहते हैं अपना योगदान और लगातार अच्छाई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कहां है प्रधानमंत्री का बेटा, हमास से लड़ने वाले इजरायली सैनिक नेतन्याहू से है नाराज, अभी भी अमेरिका में है यार। जी हां दोस्तों, हमास के साथ युद्ध के बाद हजारों इजरायली रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया। हजारों की संख्या में इजरायली सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठा लिए हैं। लगभग 3,60,000 रिजर्व सैनिक देश में पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच कई सैनिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सख्त सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपका बेटा कहां है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम के 32 वर्षीय बेटे यायर नेतन्याहू अप्रैल से फ्लोरिडा में हैं। अपने देश का समर्थन करने के लिए ये अभी तक इजरायल नहीं
नहीं आए हैं, जिसे लेकर कुछ सैनिक नाराज हैं। द टाइम्स के मुताबिक इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर मौजूद एक सैनिक ने कहा कि यायर मियामी बीच पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, जबकि मैं फ्रंट लाइन पर खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग हैं जो अपना काम, अपना परिवार और अपना घर छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए यहाँ हैं, न कि वे लोग जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहाँ भारत नेपाल सीमा पर सामने आए दोहरी नागरिकता के मामले, फर्जी तरीके से बनवाए डॉक्यूमेंट। बता दें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले बहुत से लोगों के पास नेपाल और भारत की दोहरी नागरिकता है और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अल्मोड़ा क्षेत्र के उप महानिरीक्षक DN बॉम्बे ने बताया है कि भारत नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट तथा चंपावत जिले के कुछ क्षेत्रों में हमें ऐसे मामले मिले हैं, जिसके बारे में संबंधित जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ठाकरे वर्सेस शिंदे, पाकिस्तान खिलाड़ियों पर फूल बरसाए गए। मुझे लगा कि वे शिवाजी पार्क में बोले उद्धव ठाकरे, आजाद मैदान से आया पलटवार। बता दें, विजयादशमी के मौके पर शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा रैली में शिवसेना यानी यूबीटी के प्रमुख ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने गुजरात के अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत पर भी सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के क्रिकेटरों का स्वागत फूलों की वर्षा से की गई, गरबा का नृत्य किया गया। ठाकरे ने कहा कि इन दृश्यों को देखने के बाद उन्हें एक पल के लिए लगा कि पाक खिलाड़ी भाजपा में शामिल हो गए हैं क्या। तो वहीं दूसरी आजाद मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करते शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। शिंदे ने कहा कि मैदान स्थल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचारधारा और विचार महत्वपूर्ण है। शिंदे ने कहा कि उनकी रैली में बाबा साहेब के विचार हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि असली शिवसेना आजाद मैदान में है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अमित शाह ने किसानों को सुना दी बड़ी खुशखबरी, इस बार दिवाली से पहले हो जाएगी बल्ले बल्ले। बता दें, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किसानों को राहत दे दी है। अमित शाह जी ने कहा है कि इफ्को का नैनो यूरिया और नैनो DAP किसानों को पैदावार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना होगा। अब किसानों को प्राकृतिक खेती करने में काफी मदद मिलेगी। शाह ने इफ्को की कलोल में स्थित इकाई में नैनो DAP संयंत्र के उद्घाटन में इस बारे में जानकारी दी है। इफ्को ने एक बयान में इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र बताया है। बयान के मुताबिक सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि आज से 10 साल बाद जब कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रयोगों की सूची तैयार की जाएगी, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इफ्को के नैनो यूरिया एवं नैनो DAP को उसमें जगह मिलेगी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए